हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग बायोलॉजी बाय डॉक्टर एन.एस. जैन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि आप पादप कोशिका को देखेंगे तो सबसे बाहर की तरफ एक मृत परत पाई जाती है और उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। यदि आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर यदि कोई सबसे बड़ा विभेद करना चाहते हैं तो वो क्या है? कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर ये पूर्णतया अनुपस्थित होती है। यदि हम कोशिका भित्ति की संगठन को देखें, इसकी कंपोजिशन को देखें, तो सबसे पहले देखिए पादपों के अंदर जो सेल वॉल है वो किस सब्सटेंस की बनी होती है? तो आमतौर पे तो ये देखा गया है कि जो सेल वॉल होती है पादपों के अंदर, उच्च पादपों के अंदर, वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से निर्मित होती है। लेकिन जब द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है तो इसके ऊपर कई सारे पदार्थों का, जैसे कि लिग्निन, जैसे कि सुबेरिन, क्यूटीन, सिलिका, श्लेष्मा, इन सभी पदार्थों का भी जमाव हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कोशिका भित्ति के संगठक पदार्थ कौन कौन से हैं? तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन, सिलिका, म्यूसिलेज इत्यादि। जीवाणु, अब तो हम जानते हैं कि जीवाणु को हमने मोनेरा के अंदर रखा हुआ है, लेकिन बहुत समय तक लोग जो है वो जीवाणु को ये कहते थे कि उसे पादप जगत में रखा गया है पहले के अनुसार, लेकिन नवीन क्लासिफिकेशन के अनुसार तो अब उसको मोनेरा के अंदर रखा गया है। तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि जीवाणु के अंदर भी कोशिका भित्ति होती है। जीवाणु को चारों तरफ से घेरे हुए भी कोशिका भित्ति होती है, और ये जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसेकेराइड से निर्मित होती है। आप यदि जीवाणु की कोशिका भित्ति देखेंगे तो आपको ऐसा कई सारी किताबों के अंदर लिखा हुआ मिलेगा कि वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, या तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, या लिखा हुआ मिलेगा आपको म्यूरिन की बनी होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन से क्या होती है? निर्मित होती है। और साथ के साथ ये भी ध्यान रखें कि जीवाणु की कोशिका भित्ति के अंदर दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, दो महत्वपूर्ण रासायनिक घटक है, उनका नाम है NAG और NAM। आप याद करने हेतु इसे ऐसे याद रख सकते हैं, नाग और नाम, NAG और NAM। NAG का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? N एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, और NAM का फुल फॉर्म है N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ओके, और ये जो कवक होते हैं, फंजाई जो होते हैं, इनके ऊपर भी कोशिका भित्ति होती है। तो यदि आपसे पूछे कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति जो है वो किससे निर्मित होती है? काइटिन से निर्मित होती है। ओके, तो ये तो था इसका रासायनिक संगठन। अब हमको कोशिका भित्ति की संरचना को भी पढ़ना है और उसकी परासंरचना को भी पढ़ना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं कोशिका भित्ति की संरचना को भी पढ़ाऊंगा और कोशिका भित्ति की परासंरचना को भी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं हम कोशिका भित्ति की संरचना यानी कि मॉर्फोलॉजी को हम देखते हैं। यदि हम कोशिका भित्ति को मॉर्फोलॉजी को देखेंगे तो आपको चार चीजें पढ़नी होगी। मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला, प्राथमिक कोशिका भित्ति प्राइमरी सेल वॉल, द्वितीयक कोशिका भित्ति यानी कि सेकेंडरी सेल वॉल, और तृतीयक कोशिका भित्ति यानी कि टर्शियरी सेल वॉल। लेकिन ज्यादातर जो हम ध्यान है वो इन तीन रचनाओं के ऊपर देंगे, मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति, क्योंकि तृतीयक कोशिका भित्ति जो है वो कुछ ही स्थानों के ऊपर, कुछ ही जगहों के ऊपर पाई जाती है, वरना तो मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति ही सेल वॉल की संरचना को निर्मित करती है। ओके, अब इस संरचना को पढ़ाऊं उससे पहले मैंने यहां पर एक चीज लिख रखी है कि सेल वॉल का ओरिजिन, उत्पत्ति कैसे हुई है। यदि आपको उत्पत्ति मालूम पड़ेगी तो आप संरचना को बेहतर रूप से समझ पाएंगे। देखिएगा, एक नाम लिख रखा है मैंने फ्रेगमोप्लास्ट, हो सकता है आपके लिए नई टर्मिनोलॉजीज हो, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है? पहली बात तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि फ्रेगमोप्लास्ट क्या है। फ्रेगमोप्लास्ट गोल्जी पुटिकाएं और ER के टुकड़े, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, गोल्जी पुटिकाएं, गोल्जी वेसिकल्स और ER के टुकड़े, अंतःप्रद्रव्य जालिका के टुकड़े जब आपस में मिलते हैं तो एक रचना का निर्माण होता है जिसका के नाम है फ्रेगमोप्लास्ट। और इसी फ्रेगमोप्लास्ट नामक रचना से क्या बनती है? कोशिका पट्टी बनती है। ओके, और कोशिका पट्टी से क्या बनती है? मध्य पटलिका बनती है। और मध्य पटलिका के दोनों ओर आप अभी जब संरचना पढ़ेंगे तो आप पाओगे कि दोनों ओर प्राइमरी सेल वॉल बन जाती है, यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति बनती है। आर यू गेटिंग? तो ओरिजिन, उत्पत्ति पूछे कि किससे हुई है, तो वास्तव में सेल वॉल की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? सेल प्लेट से हुई है।
लेकिन प्रश्न उठता है कि सेल प्लेट कैसे बनी। तो ईआर के टुकड़े और गोल्जी पुटिकाएं मिलकर एक रचना का निर्माण करते हैं जिसे फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट से सेल प्लेट बनती है, यानी कि कोशिका पट्टी बनती है। कोशिका पट्टी से मध्य पटलिका बन जाती है और मध्य पटलिका के दोनों ओर क्या पाई जाती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। ओके, तो आइए जाने संरचना कैसी होती है। यूं समझे आपके सामने मैंने दो सेल बना रखे, यहां से लेकर यहां तक ये सेल ए है और यहां से लेकर और यहां तक ये सेल बी है। दो रचनाओं को जोड़ने वाली जो रचना है वो कौन है, मध्य पटलिका है। तो दो कोशिकाओं के मध्य में एक सीमेंटिंग परत होती है, उसका नाम है मध्य पटलिका। जैसे कि मान लीजिए दो ईंटें हैं, आपको यदि उन दोनों को जोड़ना है तो आप बीच में क्या डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, तो दो ईंटें जुड़ जाती है। वैसे ही दो कोशिकाओं के बीच में एक सीमेंटिंग परत है और उसका नाम क्या है, मध्य पटलिका है। मध्य पटलिका के दोनों ओर ये वाला जिसको मैंने शेडेड एरिया बना रखा है, मध्य पटलिका के इधर भी और इधर भी क्या पाई जा रही है, प्राथमिक कोशिका भित्ति। ये देखो, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति है और प्राथमिक कोशिका भित्ति के भीतर की ओर क्या पाई जाती है, तो दैट इज द्वितीयक कोशिका भित्ति। तो यहां से लेके यहां तक ये देखिए द्वितीयक कोशिका भित्ति है और इधर भी देखें प्राथमिक भित्ति के अंदर की ओर द्वितीयक कोशिका भित्ति है। ये जो द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है वो स्वयं 3 परतों से बनी होती है, S1, S2 और S3। 3 परतें, इसलिए मैंने ये नाम दिए हैं S1, S2 और S3। तो ये चित्र आपके सामने है और इनके अंदर मैंने आपके सामने मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति को बता रखा है। आइए अब इनको हम डिटेल के अंदर पढ़ते हैं कि डिटेल के अंदर संरचना किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य पटलिका। नंबर 1 इज मध्य पटलिका। मध्य पटलिका को हम मिडिल लेमिला के नाम से जानते हैं इंग्लिश के अंदर। और ये जो मिडिल लेमिला है ये कहां पर पाई जा रही है, तो दो कोशिकाओं के मध्य ये एक सीमेंटिंग परत है जो दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। और ये जो मध्य पटलिका है ये कैसी है, तो कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी, इसीलिए इसका जो स्वभाव है वो कैसा होता है, हार्ड होता है और ये दो कोशिकाओं को चिपकाने का काम करती है। कई बार प्रश्न पूछते हैं कि कच्चे फल कठोर क्यों होते हैं, तो उसका कारण क्या है, आंसर क्या देंगे, मध्य पटलिका की उपस्थिति के कारण। तो आप देख सकते हो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है मध्य पटलिका, तो नेचुरल है कि वो हार्ड होगी। गर्मी का मौसम है, आम का सीजन है, कच्चे आमों को आपने देखा होगा कि कच्चे आम बहुत कठोर होते हैं। हम घर के अंदर अचार डालने के लिए मार्केट से केरी लेकर आते हैं तो वो आम किचन का जो चाकू होता है उससे नहीं कटती है, हमें केरी कटर जो होता है उससे काटना होता है। क्यों, क्योंकि वो कच्चे फल जो होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, कठोर, क्योंकि उसके अंदर मध्य पटलिका की क्या होती है, उपस्थिति। लेकिन एक और प्रश्न है कि फल जब पक जाते हैं तो वे कोमल क्यों हो जाते हैं, सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं, कोमल क्यों हो जाते हैं। तो जैसे ही फल पकता है तो मध्य पटलिका क्या हो जाती है, मध्य पटलिका, इसका उत्तर क्या होगा, मध्य पटलिका घुल जाती है। तो जैसे ही फल पक जाता है तो उसके अंदर मध्य पटलिका घुल जाती है, तो उसमें कठोरता नहीं रहेगी, तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। तो आप देखो कहां तो एक कच्चा आम जो है वो बहुत कठोर है और कहां एक पक्का आम आप जैसे ही दबाओगे तो उससे जो गुदा है, पल्प है, वो बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मध्य पटलिका जो है वो क्या हो जाती है, घुल जाती है। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कोशिका को इंटैक्ट रखने का, पास जोड़े रखने का जो काम है वो मध्य पटलिका का है। यदि मध्य पटलिका घुल जाएगी तो कोशिकाएं क्या हो जाएगी, पृथक हो जाएगी। ओके, नाउ मध्य पटलिका के बाद में सेकंड भाग देखें। चित्र के अंदर आप देख सकते हैं कि दूसरा भाग प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति, इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं प्राइमरी सेल वॉल। इसकी पोजीशन पहले देख लीजिए, पोजीशन कहां पर है, तो यह मध्य पटलिका के दोनों ओर स्थित, चित्र में देख पा रहे हैं आप, यह मध्य पटलिका है और इसके दोनों ओर क्या है, मध्य पटलिका के दोनों ओर क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है।
ये थिन लेयर होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति मोटी नहीं है, पतली लेयर है। साथ के साथ ये कैसी होती है, इलास्टिक होती है, इसकी मोटाई बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, और इसका संगठन क्या है कि यदि आपसे संगठन पूछे कि प्राथमिक कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है, तो ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी है। इसके ऊपर लिग्निन वगैरह जो है वो नहीं पाया जा रहा है। ये किस किस पदार्थ की बनी है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की। थिन होती है, इलास्टिक होती है और मध्य पटलिका के दोनों ओर स्थित होती है। ओके, तो ये तो था प्राथमिक कोशिका भित्ति। लेकिन जो द्वितीयक कोशिका भित्ति है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा भाग द्वितीयक कोशिका भित्ति, ये कहां पर है, पहले तो पोजीशन देखिए। द्वितीयक कोशिका भित्ति अंग्रेजी में बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। तो इसकी स्थिति देख लीजिए कि ये प्राथमिक भित्ति के अंदर की ओर स्थित और ये कितनी परतों से निर्मित है, 3 परतों से निर्मित, स्वयं 3 परतों से निर्मित है, 3 परतों से निर्मित है। और 3 परतें कौन कौन सी है, S1, S2, S3, जिन्हें क्रमशः हम क्या कहते हैं, बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत कहते हैं। S1, S2 और S3, बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। अच्छा, एक आपको यहां पर एक नोट लिख देता हूं कि जो ध्यान देना है आपको, द्वितीयक कोशिका भित्ति विभज्योतक कोशिकाओं में अनुपस्थित, विभज्योतक कोशिका में एब्सेंट होती है। विभज्योतक कोशिका समझते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जिनके अंदर जीवन भर विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जो मूल या तने के शीर्ष पर पाई जाती है, उन्हें विभज्योतक कोशिका कहते हैं। विभज्योतक कोशिकाओं के अंदर कभी भी द्वितीयक कोशिका भित्ति नहीं होती है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि द्वितीयक कोशिका भित्ति थिक होती है। जैसे प्राथमिक कोशिका भित्ति थिन थी, ये कैसी है, थिक होती है। वो कैसी थी, इलास्टिक थी। ये कैसी है, नॉन इलास्टिक है। इसके अंदर प्रत्यास्थता नहीं पाई जाती है। और ये किन पदार्थों से निर्मित होती है, तो कौन कौन से पदार्थों से निर्मित होती है, तो ध्यान रखिएगा, एक तो हेमीसेल्यूलोज और क्या है, सेल्यूलोज, और साथ के साथ क्या है, लिग्निन। ये मुख्य पदार्थ है। वास्तव में द्वितीयक कोशिका भित्ति का मोटा होना और अप्रत्यास्थ होना, नॉन इलास्टिक होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, लिग्निन है। लिग्निन के जमाव के कारण ही ये इसकी जो मोटाई होती है द्वितीयक कोशिका भित्ति की, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो लिग्निन, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज द्वितीयक कोशिका भित्ति को निर्मित करते हैं। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है या कोशिका भित्ति की जो वृद्धि होती है, कोशिका भित्ति की वृद्धि जो होती है, वृद्धि आपने देखा ना कि द्वितीयक कोशिका भित्ति के अंदर उसकी थिकनेस बढ़ गई है। तो कोशिका भित्ति की वृद्धि का या ग्रोथ होने के 2 तरीके होते हैं। एक जो विधि होती है उसको बोलते हैं कणाधान विधि, और दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं स्तराधान विधि। कणाधान विधि के अंदर क्या होता है, कणों के रूप में लिग्निन का क्या हो जाता है, जमाव। कणों के रूप में कोशिका भित्ति पदार्थों का जमाव होता है। जमाव क्योंकि कणों के रूप में हो रहा है, कोशिका भित्ति को निर्मित करने वाले पदार्थों का जमाव कोशिका भित्ति के ऊपर कणों के रूप में हो रहा है, तो इस विधि को क्या बोलते हैं, कणाधान विधि। यानी कि कोशिका भित्ति की वृद्धि, जो पदार्थ है वो कणों के रूप में जमा हो जाने से उसकी वृद्धि हुई है। और स्तराधान विधि क्या है, तो कोशिका भित्ति की वृद्धि पदार्थों के, जैसे लिग्निन इत्यादि पदार्थों के स्तरों के रूप में जमा होने से होती है। ओके, तो कोशिका भित्ति की वृद्धि 2 विधियों से हो रही है, कणाधान और स्तराधान। और हम चौथे भाग के ऊपर आते हैं, और वो जो चौथा भाग है वो कौन सा है, तो वो है तृतीयक कोशिका भित्ति। तृतीयक कोशिका भित्ति, टर्शरी सेल वॉल।
पहली बात तो आपको बता दूं, ये रेयर है, बहुत कम पाई जाती है। तृतीय कोशिका भित्ति आमतौर के ऊपर नहीं पाई जाती है। ये केवल कहां पर पाई जाती है, तो स्टार लगा देते हैं कि ये किसमें पाई जाती है, तो अनावृत बीजी पादपों की जाइलम वाहिनिकाओं में उपस्थित। यदि आपको हिंदी में यदि कोई दिक्कत हो तो मैं यहां लिख देता हूं, फाउंड इन ट्रैकेट्स। जाइलम का एक कंपोनेंट होता है ट्रैकेट्स यानी कि वाहिनिकाएं। फाउंड इन ट्रैकेट्स ऑफ जाइलम, राइट, फाउंड इन ट्रैकेट्स ऑफ जाइलम। और वो भी किसमें, किसके जाइलम में, तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनकी, जिम्नोस्पर्म्स पादपों की जाइलम वाहिनिकाओं के अंदर कौन उपस्थित है, तृतीय कोशिका उपस्थित है। और ये किससे निर्मित है, तो हेमीसेल्यूलोज प्लस जाइलेन कार्बोहाइड्रेट से निर्मित। वापस से बता दूं, ये हेमीसेल्यूलोज और जाइलेन नामक कार्बोहाइड्रेट से निर्मित होती है। तो ये तो था कोशिका भित्ति की संरचना, ओके। लेकिन आपको यदि उसको भीतर से जानना है, जैसा कि हम कहते हैं कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है, तो यदि आपको इसको भीतर से पढ़ना है कि आखिर सेल्यूलोज है कहां पर, तो आपको कोशिका भित्ति की परासंरचना को पढ़ना होगा। तो आइए जानें संक्षिप्त में कि कोशिका भित्ति की परासंरचना कैसी है। परासंरचना का मतलब होता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, मतलब हम कोशिका भित्ति की परासंरचना पढ़ रहे हैं। परासंरचना के अंदर दो घटक होते हैं, एक तो होता है तंतुक और दूसरे जो घटक होते हैं वो कौन सी है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, तरल पदार्थ है, कोशिका भित्ति का तरल पदार्थ है। और उस मैट्रिक्स नाम के तरल में कौन पाए जा रहे हैं, तंतुक पाए जा रहे हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है, इसको देखिएगा। यूं समझो कि कोशिका भित्ति अनेक किससे मिलकर बनी हुई है, वृहद तंतुओं से बनी है। तो मैं किसी एक वृहद तंतु को लेता हूं, एक वृहद तंतु को लेता हूं, तंतुक को लेता हूं, इसको अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं मैक्रोफाइब्रिल। एक कोशिका भित्ति के अंदर अनेक वृहद तंतुक होते हैं। अनेक को तो हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि बहुत जटिल संरचना है, तो हमने कोशिका भित्ति के अंदर एक वृहद तंतु को लिया। एक वृहद तंतुक इज इक्वल टू कितने होते हैं, तो 250 के करीब लघु तंतुक के बराबर होते हैं। एक वृहद तंतु कितने लघु तंतुओं से मिलकर बना होता है, 250 माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बना है। अब एक लघु तंतुक को लेता हूं मैं। एक लघु तंतुक का मतलब क्या होता है, एक लघु तंतुक बना है 20 मिसेल से, 20 मिसेल से बना है। और एक मिसेल किससे बना है, एक मिसेल बना है 100 सेल्यूलोज श्रृंखलाओं से। 100 सेल्यूलोज श्रृंखलाओं से एक मिसेल बना है। और एक सेल्यूलोज श्रृंखला किससे मिलकर बनी है, तो एक सेल्यूलोज श्रृंखला 3000 से 6000 ग्लूकोज इकाइयां बीटा 1,4 लिंकेज द्वारा, 3000 से 6000 ग्लूकोज इकाइयां बीटा 1,4 लिंकेज द्वारा जुड़े रहते हैं। तो क्या बनता है, एक सेल्यूलोज श्रृंखला बनती है। तो जब आपने संरचना पढ़ी थी तो आपको कभी यह नहीं मालूम पड़ेगा संरचना पढ़ने पर कि सेल्यूलोज है कहां पर, जब तक कि हम परासंरचना न पढ़ें। परासंरचना पढ़ते हैं तो परासंरचना में एक तो मैट्रिक्स है और क्या तंतुक है। एक मैक्रोफाइब्रिल इज इक्वल टू 250 लघु तंतुक, एक लघु तंतुक बराबर 20 मिसेल, एक मिसेल बराबर 100 सेल्यूलोज की श्रृंखलाएं, और एक सेल्यूलोज श्रृंखला बराबर 3000 से लेकर और 6000 ग्लूकोज की इकाइयां जब आपस में बीटा 1,4 लिंकेज के द्वारा जुड़ जाती है तो एक सेल्यूलोज श्रृंखला का निर्माण होता है। तो इससे आपको यह मालूम पड़ता है कि कोशिका भित्ति की संरचना कितनी जटिल है और सेल्यूलोज जो है वो कहां पर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सेल्यूलोज जो कि कोशिका भित्ति को निर्मित करता है वो एक पॉलीसेकेराइड है। क्यों, क्योंकि वो अनेक ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना है। ये था संरचना और क्या थी, परासंरचना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर पढ़नी है वो ये है कि पिट्स के बारे में मैं आपको यहां पर, क्योंकि कोशिका भित्ति पढ़ रहे हैं तो हमको पिट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हिंदी में इन्हें घर्त कहते हैं।
अब ये गर्त क्यों बनते हैं? तो मैंने ये कहा कि लिग्निन का जमाव कोशिका भित्ति पर एक जैसा नहीं होता, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता, एवं कुछ स्थानों पर लिग्निन नहीं पाया जाता। इन स्थानों पर गर्त पाए जाते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कोशिका भित्ति है, तो सब जगह के ऊपर जमाव हो गया लिग्निन का, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हो गए जहां पर लिग्निन का जमाव नहीं हुआ, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं लिग्निन का जमाव यूनिफॉर्म नहीं है। तो जिस स्थान के ऊपर लिग्निन का जमाव नहीं पाया जाएगा वहां पर क्या बन जाएंगे? गर्त बन जाएंगे। गर्तों के लिए एक दो बिंदु आपको खास बता दूं, गर्त हमेशा पेयर में होते हैं, जोड़ों में होते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, गर्त हमेशा किस में पाए जाते हैं? जोड़ों के अंदर पाए जाते हैं। ये जोड़ों के बिना नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक कोशिका है और ये दूसरी कोशिका है, राइट, और ये इस कोशिका की कोशिका भित्ति है, ये इस कोशिका की कोशिका भित्ति। तो एक कोशिका का जो गर्त है वो दूसरी कोशिका के गर्त के क्या होता है? आमने सामने होता है। तभी तो दो गर्त, एक कोशिका का गर्त दूसरी कोशिका के गर्त के सामने, इसीलिए तो हम इसे क्या कहते हैं? पिट पेयर, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? गर्त युग्म के नाम से इसे जानते हैं। तो गर्त युग्म पाया जाता है और इन्हीं गर्तों के द्वारा एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य के क्या रहता है? संपर्क के अंदर रहता है। इतना ही नहीं, आप ये भी जान लीजिए कि गर्त जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वो होते हैं सरल गर्त, राइट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल पिट। और एक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? सिंपल। तो दूसरे कौन से होते हैं? बॉर्डर्ड पिट। बॉर्डर्ड पिट, इन्हें हिंदी में कहते हैं हम परिवेशित गर्त। तो दो प्रकार के गर्त है, सरल गर्त और परिवेशित गर्त। आइए इनके बारे में भी जानकारी ले लें कि ये गर्त कैसे हैं, सरल गर्त क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और परिवेशित गर्त कैसे होते हैं। तो सरल गर्त जो होते हैं उनका व्यास संपूर्ण लंबाई में एक समान होता है। क्लियर? इनका व्यास अलग अलग नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि मैंने आपके सामने एक गर्त बनाया, तो उसका व्यास जो है वो बिल्कुल संपूर्ण लंबाई में कैसा है? एक समान है। जैसे मान लीजिए ये एक गर्त बनाया और उसके सामने मैंने ये दूसरा गर्त बनाया, ये गर्त बनाया, तो इस गर्त की चौड़ाई यहां से भी एक जैसी, यहां से भी एक जैसी, यहां से भी एक जैसी और यहां से भी एक जैसी। ओके, तो इनका व्यास अलग अलग नहीं होता है, संपूर्ण लंबाई में कैसा होता है? एक समान होता है। और गर्तों को पृथक करने के लिए बीच में क्या पाई जाती है? हमेशा याद रखें, गर्तों को पृथक करने के लिए क्या पाई जाती है? पिट मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हिंदी के अंदर गर्त झिल्ली कहते हैं, पिट मेम्ब्रेन कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है पिट मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? तो पिट मेम्ब्रेन याद रखना निर्मित होती है किससे? प्राथमिक कोशिका भित्ति से। प्राथमिक कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका से निर्मित होती है, मध्य पटलिका से निर्मित होती है। आर यू गेटिंग? कहने का मतलब यह है कि ये किससे बनी होती है? प्राथमिक कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका से बनी होती है, और संपूर्ण लंबाई में इनका व्यास कैसा होता है? समान होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? सरल गर्त कहते हैं। लेकिन जो परिवेशित गर्त होते हैं वो थोड़े से भिन्न होते हैं। परिवेशित गर्त, ये दूसरा पॉइंट। परिवेशित गर्त, इनका व्यास संपूर्ण लंबाई में एक समान नहीं। यदि आप भीतर से बाहर की ओर जाएंगे तो इनका व्यास बढ़ेगा। जरा देखिएगा, मैं आपके सामने एक परिवेशित गर्त बना रहा हूं। ये एक गर्त बनाया और ये दूसरा गर्त मैंने बनाया। तो आप जब भीतर से बाहर की ओर जाएंगे तो इन गर्तों का व्यास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहां पर देखिए व्यास समान है, यहां पर व्यास समान नहीं है। भीतर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो व्यास बढ़ रहा है, और इन दोनों के बीच में भी क्या है? गर्त झिल्ली है। तो ये तो क्या हो गया? गर्त झिल्ली। अब परिवेशित गर्तों में क्या होता है कि ये जो गर्त झिल्ली होती है ये बीच में से फूल जाती है। ये गर्त झिल्ली बीच में से फूल जाती है। आप
गर्त झिल्ली जब फूल जाती है तो उसको क्या कहते हैं, टोरस कहते हैं। क्यों ये टोरस क्यों बना, क्योंकि टोरस के ऊपर सुबेरिन का क्या हो जाता है, जमाव, सुबेरिन का जमाव हो जाता है। तो गर्त झिल्ली के ऊपर जब सुबेरिन का जमाव हो जाता है तो वो मोटी हो जाती है और उसको हम क्या कह देते हैं, टोरस। ये टोरस जो है वो एक वॉल्व की तरह क्या करता है, काम करता है। वॉल्व जैसे यदि नल के अंदर पानी आ रहा है तो उसको बंद कर दो तो पानी बंद हो जाता है और खोल दो तो खुल जाता है। क्यों, क्योंकि नल के अंदर क्या पाया जाता है, वॉल्व। वैसे ही मैंने कहा कि गर्त जो है वो दो कोशिकाओं के बीच में पदार्थों के आदान प्रदान में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो टोरस जो है वो एक वॉल्व की तरह काम करेगा। यदि ये एक साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो परिवहन रुक जाएगा और हट जाएगा तो परिवहन क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो ये गर्त दो प्रकार के होते हैं, सरल और परिवेशित गर्त। अब चूंकि गर्तों की चर्चा चली है तो मैं साथ के साथ आपको एक और वाक्य यहां पर बता दूं, एक शब्द बता दूं, और उसका नाम है प्लाज्मोडेस्मेटा। ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा है ये केवल पादपों में क्या होते हैं, पादपों में उपस्थित, क्योंकि ये कोशिका भित्ति के ही घटक है। और कहां पाए जा रहे हैं, तो गर्तों के भीतर, गर्तों के भीतर प्लाज्मोडेस्मेटा उपस्थित होते हैं। गर्तों के भीतर क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा है। और प्लाज्मोडेस्मेटा के कारण ही एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहता है, यानी कि आदान प्रदान जो होता है वो किसके द्वारा हो रहा है, प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा। तो गर्तों के भीतर क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लाज्मोडेस्मेटा पादप कोशिका में उपस्थित होंगे क्योंकि ये सेल वॉल के घटक है, जंतु कोशिका के अंदर ये उपस्थित नहीं होते हैं। ओके, नाउ जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि प्लाज्मा जो अपने सेल वॉल जो पढ़ रहे हैं उस सेल वॉल के ऊपर केवल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन ही नहीं होते हैं, इसके अलावा भी कुछ पदार्थ होते हैं। तो जैसे कि लिग्निन है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि लिग्निन का जो स्वभाव है वो कैसा है। तो यदि कोई पूछे लिग्निन का स्वभाव कैसा है तो ये पॉलीसेकेराइड होता है, राइट। आपने देखा है कि च्यूटीन का भी जमाव हो सकता है। च्यूटीन का स्वभाव कैसा है, तो ये वैक्स है, बेसिकली ये वैक्सी सब्सटेंस है, वैक्स लाइक फैटी सब्सटेंस है। मतलब वैक्स लाइक फैटी सब्सटेंस का मतलब है ये भी कैसा, वसीय पदार्थ है। ओके, और जो तीसरा है कि कोशिका भित्ति के ऊपर सुबेरिन का भी तो जमाव हो सकता है, तो सुबेरिन भी कैसा है, वसीय पदार्थ है। क्लियर। तो आपको इन पदार्थों का स्वभाव भी मालूम होना चाहिए कि लिग्निन का स्वभाव कैसा है, क्यूटीन का स्वभाव कैसा है और सुबेरिन का स्वभाव कैसा है। ओके, अंत में मैं आपको दो कैविटीज के बारे में बताना चाहता हूं। एक का नाम है वियुक्तिजात गुहा, वियुक्तिजात गुहा, और दूसरे का नाम है लयजात गुहा। ये जो वियुक्तिजात गुहा है इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं कि पाइनस की रेजिन नाल, परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछते हैं इससे, रेजिन नाल। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि संतरे की तेल ग्रंथियां, संतरे की तेल ग्रंथियों में कौन सी गुहा है, लयजात गुहा, और पाइनस के रेजिन नाल में कौन सी, वियुक्तिजात गुहा। अब ये गुहाएं क्यों पढ़ रहे हैं अपने, यूं समझें कि जो एक तरुण कोशिका होती है, यंग कोशिका होती है, उसके बीच में अंतराकोश के अवकाश नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही कोशिका मैच्योर हो जाती है तो उसके अंदर अंतराकोश के अवकाश क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो याद रखना, कोशिका भित्ति के सेपरेट होने से, पृथक होने, सेपरेट होने से यह गुहा बनती है। मतलब यदि कोशिका भित्ति सेपरेट हो जाए और बीच में कोई गुहा बने तो उसको वियुक्तिजात गुहा कहते हैं। उसका उदाहरण आपके सामने। और कोशिका भित्ति के लयन से, टूटने से, लयन से गुहा बनती है। कोशिका भित्ति के लयन से, तभी तो लयजात का है, कोशिका भित्ति के लयन से गुहा बन रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, लयजात गुहा। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल संतरे की तेल ग्रंथियां। ओके, और लास्ट में कोशिका भित्ति का फंक्शन क्या है, कोशिका भित्ति का कार्य क्या है। तो आप जानते हैं क्योंकि कोशिका भित्ति सबसे बाहर पाई जाती है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ, सुरक्षा। और साथ के साथ ये पादप कोशिका को शेप, यानी कि ये विशेष प्रकार की क्या प्रदान करती है, आकृति भी प्रदान करती है। तो इसका मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना और कोशिका को क्या प्रदान करना, शेप प्रदान करना। तो ये था एक डिटेल डिस्क्रिप्शन, विस्तार से हमने अभी डिस्कस किया किसके बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में।
ओके आप मेरे सेल बायोलॉजी के और भी वीडियोस को आप देखते रहिए। हमने सारे सेल बायोलॉजी के टॉपिक्स को हमने कवर किया है वीडियोस के थ्रू। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट। हम फिर लौटेंगे नए टॉपिक्स के साथ में।